आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसे भारत का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, इसे सरकार का बैंक भी कहा जाता है। ध्यान रखना है साथियों। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या है? मुख्यालय है। आरबीआई एक्ट कब आया? आपको भी बताया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आरबीआई एक्ट आया 1934 के अंदर। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना की बात करें, अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में क्या हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुई, उस समय आरबीआई कैसी संस्था थी? एक प्राइवेट संस्था थी। एक प्राइवेट संस्था थी। ध्यान रखना है, ये भी एक निजी संस्था थी। गवर्नमेंट का उस समय उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। अब कोई भी चीज इस्टेब्लिशमेंट होती है तो क्या चाहिए लगती है? कैपिटल लगती है, पैसा लगता है। बिना कैपिटल, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता है ना। हम भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमसे सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपने कितना कैपिटल लगानी है, कितनी पूंजी लगानी है, तभी वो बिजनेस स्टार्ट होता है ना। ऐसे तो नहीं कि दुकान खोल के बैठने से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। हम भी अगर कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, नए कपड़े का शोरूम लगाते हैं, मोबाइल का शोरूम लगाते हैं, तो हमसे एक ही बात पूछते हैं कि आपका बजट क्या है, कि आपने कितना बड़ा शोरूम खोलना है। उसी प्रकार से आरबीआई की जो स्थापना हुई थी उस समय कैपिटल कितनी थी? तो उसकी कैपिटल थी, पूंजी जो थी वो थी साथियों 5 करोड़ रुपए। उस समय उसकी पूंजी कितनी थी? 5 करोड़ रुपए इसकी कैपिटल थी। ध्यान रखना है ये चीज भी। आरबीआई की स्थापना हो गई। स्थापना होने के बाद आप मुझे बताइए कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? देश आजाद हुआ था। आजाद होने के बाद भारत सरकार ने सोचा कि आरबीआई एक प्राइवेट बॉडी है। जो गलती भारत सरकार ने आज से 200 साल पहले की थी कि एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई कि हमें क्या भारत के अंदर एक छोटी सी जगह मिल सकती है काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। भारत सरकार ने सोचा उस समय प्राइवेट कंपनी है, जगह मांग रही है, भारत के अंदर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होगा, नई कंपनी खुलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, देश की इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा। इसीलिए भारत सरकार ने ब्रिटिश कंपनी को भारत में आने की क्या दे दी? परमिशन दे दी। देखते ही देखते उस ब्रिटिश कंपनी ने पूरे इंडिया पर अपना क्या जमा लिया? राज जमा लिया, पूरे इंडिया पर अपना गुलाम बना लिया। वही गलती भारत सरकार बाद में नहीं करना चाहती थी कि कोई बड़ी संस्था वापिस से हमें अपना कोई गुलाम ना बना ले, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमें अपना गुलाम ना बना ले। तो इसके लिए हम क्या किया जाए? नेशनलाइजेशन किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए। और भी कारण थे। प्राइवेट संस्था थी, ये सिर्फ सिटी के लिए काम करती थी, शहरों के लिए काम करती थी। तो मेन मोटिव था कि शहरों के अलावा हमें रूरल एरिया के अंदर भी डेवलपमेंट चाहिए था। गांवों के अंदर भी बैंकिंग सेक्टर लाना चाहिए था कि गांवों के अंदर भी लोग अपना डेवलपमेंट कर सकें, विकास कर सकें। लेकिन आरबीआई जो थे और भी काफी प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो थे, वो इस प्रकार से काम नहीं कर रहे थे, वो अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे। भारत सरकार ने सोचा कि अगर ये चीजें प्राइवेट रही या अपने अकॉर्डिंग ही करते रहे तो इससे भारत देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि भारत देश की जो इकोनॉमिक थी वो कैसी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी थी। कि भारत देश चाहता था कि समाज के अंदर, भारत देश के अंदर पूंजीपतियों का तो विकास हो ही हो, इसके साथ साथ भारत देश के अंदर समाज का भी क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। हर व्यक्ति तक उस जरूरत की पहुंच होनी चाहिए थी। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीयकरण क्या होता है, नेशनलाइजेशन क्या होता है, तो किसी भी प्राइवेट संस्था को जब गवर्नमेंट उसके शेयर्स खरीद लेती है, उसकी शेयर होल्डिंग खरीद लेती है या उसे अपनी तरफ ले लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, नेशनलाइजेशन कहा
जाता है। तो भारत सरकार ने भी आरबीआई का क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया, आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया। भारत सरकार ने आरबीआई को अपने अंडर में कब ले लिया, तो 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने क्या ले लिया, आरबीआई को अपने अंडर में ले लिया। तो आरबीआई जो प्राइवेट संस्था थी ये गवर्नमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गई, कब हुई, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण होते ही देखो क्या हुआ, पहले चलता था एक आरबीआई एक्ट। इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि आरबीआई कितना लोन दे सकता है, कोई नया बैंक खुलेगा तो उसे कैसे, लाइसेंस की प्रणाली क्या रहेगी, कितना पैसा आरबीआई प्रिंट कर सकता है, किसी के कौन कौन सी हॉलीडे रहेंगे, कोई अगर लोन लेने आता है तो उसे कितना लोन कौन से इंटरेस्ट पर मिलेगा, ये सारी चीजें लिखी हुई थी। कुछ चीजें भारत सरकार ने भी अपनी जोड़ी की, हम भी अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें जो एक्ट में जो नियम थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे। भारत ने सोचा कि हमारे भी कुछ रूल्स होने चाहिए, तो इस्टेब्लिशमेंट के बाद भारत सरकार क्या लेकर आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग अधिनियम जो लेकर आया वो क्या था, बैंकिंग रेगुलेशन। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया, 1949 के अंदर आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, जिसके अंदर भारत सरकार ने कुछ और नए नियमों को भी इसके अंदर जोड़ा था कि भारत सरकार के अकॉर्डिंग बैंकों के क्या रूल्स होने चाहिए, कौन कौन से नियम होने चाहिए। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया, 1949 में आया। और आरबीआई एक्ट कब आया, 1934 के अंदर आरबीआई एक्ट आया था। इनके अंदर नियम ही लिखे हुए, देखो सबसे पहले नियम ही आते हैं। कोई भी हम चीज ओपन करते हैं, कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नियम बनाते हैं। हम मकान भी ले रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मकान कहाँ पर ले रहे हैं, वहां पर हमने मकान का नाम क्या रखना है, मकान का साइज कितना होना चाहिए, कहाँ पर कमरे होने चाहिए, कहाँ पर ड्राइंग रूम होना चाहिए, कहाँ पर किचन होनी चाहिए, कहाँ पर हॉल होना चाहिए, लॉबी। हम सबसे पहले उसका क्या बनाते हैं, नियम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरी। उसी प्रकार से आरबीआई एक्ट आया जिसमें सारे नियम्स लिखे हुए हैं, आरबीआई की सारे कौन कौन से नियम होते हैं वो लिखे हुए हैं। उस नियमों के बाद ही क्या हुई, आरबीआई की स्थापना की गई थी। और भारत सरकार ने आरबीआई को अपने अंडर में कब ले लिया, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब किया, 1 जनवरी 1949 को किया। इसी के साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी कब आया, 1949 के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आ गया था। साथियों ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं, आपको अभी बताया भारत आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। उस समय इसका मुख्यालय कहां पर था, तो उस समय उसका मुख्यालय था साथियों कैलकाटा के अंदर, कलकत्ता के अंदर उसका मुख्यालय था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का हुआ राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन किया गया। ये थी हमारी स्थापना और ये हमारा था राष्ट्रीयकरण। जब आरबीआई के राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय इसका मुख्यालय कहां पर था, मुंबई में था। और वर्तमान में भी आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, तो वो है साथियों मुंबई के अंदर है। तो क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कैलकाटा से मुंबई कब शिफ्ट हुआ, कैलकाटा से मुंबई कब शिफ्ट हुआ, तो 1937 के अंदर, ध्यान रखना है, ये शिफ्ट हो गया था, स्थानांतरित हो गया था कैलकाटा से मुंबई। और तब से लेकर अब तक इसका जो मुख्यालय है और जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है, मुंबई के अंदर ही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ध्यान रखना ये चीज। इसके बाद बात करते हैं आरबीआई की संरचना की। आरबीआई की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर क्या है आरबीआई का, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, आरबीआई की संरचना। आरबीआई की अगर संरचना की बात करें, आरबीआई को चलाता कौन है, कितने उसके मेंबर्स हैं, तो आरबीआई के अंदर टोटल 21 सदस्य होते हैं, 21 सदस्य होते हैं आरबीआई के
पूरी संरचना के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर जो 21 सदस्य होते हैं जो उसे चलाते हैं। ध्यान रखना है 21 मेंबर होते हैं उसके अंदर। अब ये 21 मेंबर होते कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। एक होता है गवर्नर, एक पोस्ट होती है किसकी साथियों, गवर्नर की। 4 होते हैं उप गवर्नर, गवर्नर, और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। इसके अलावा 4 होते हैं क्षेत्रीय ऑफिसर होते हैं, इसे कहते हैं जोन ऑफिसर। 2 होते हैं साथियों वित्त मंत्रालय से, 2 होते हैं वित्त मंत्रालय से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। 2 होते हैं वित्त मंत्रालय से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। और 10 जो होते हैं भारत सरकार के होते हैं, 10 होते हैं भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हो गए 4, 5, 9, 10, 11 और 10, 21। तो टोटल 21 मेंबर होते हैं आरबीआई के स्ट्रक्चर के अंदर, जो 21 मेंबर होते हैं चलाते हैं। एक होता है गवर्नर, जिसे हेड ऑफ चीफ भी कहा जाता है। ध्यान रखना है गवर्नर को हेड ऑफ चीफ भी कहा जाता है। जो आरबीआई का सबसे बड़ा मुखिया होता है, हेड होता है, उसे कहा जाता है हेड ऑफ चीफ। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 क्षेत्रीय ऑफिसर होते हैं, जोनल ऑफिसर होते हैं, 2 वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और 10 भारत सरकार के मंत्री होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अर्थशास्त्री होते हैं। ये भारत सरकार की अंदर जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह करती है, उसके कमेटी होती है, समिति होती है, विभाग होता है, उनके द्वारा ही इनको क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो टोटल होते हैं 21 मेंबर। इसके अंदर सबसे पहले गवर्नर, आरबीआई के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट होती है गवर्नर की। एक ही पोस्ट होती है, ये भी ध्यान रखना है, गवर्नर हेड ऑफ चीफ, एक ही पोस्ट होती है इसकी गवर्नर की भी। इनकी कोई अभी शैक्षणिक योग्यता ऐसी कुछ नहीं है कि इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई इनकी शैक्षणिक योग्यता ऐसी अभी निर्धारित नहीं की गई है। गवर्नर अगर बात करें तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, सर ओसबॉर्न सिम्थ, ओसबॉर्न सिम्थ, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे, ओसबॉर्न। ध्यान रखना है। दूसरे थे सर जेम्स टेलर, दूसरे थे सर जेम्स टेलर। तीसरे और पहले इंडियन थे सी डी देशमुख। ये ध्यान रखना है, ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, सी डी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सी डी देशमुख थे। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ओसबॉर्न सिम्थ थे। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में हेड ऑफ चीफ आरबीआई गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के वर्तमान में 25वें नंबर के क्या हैं, गवर्नर हैं। और इन्होंने किसके स्थान लिया है, तो 24वें नंबर पर थे उर्जित पटेल। 24th नंबर पर कौन थे साथियों, वो थे उर्जित पटेल। और वर्तमान में है शक्तिकांत। ध्यान रखना है शशिकांत नहीं है, आपको ऑप्शन में शशिकांत दास भी मिल सकता है और मिला भी हुआ है। तो ध्यान रखना है शक्ति है, इनके पास पावर है, किस चीज की, आरबीआई को चलाने की पावर है, शक्ति है किसके पास, शक्तिकांत दास जी के पास। ये कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के गवर्नर है। ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर, आरबीआई का स्थापना के समय गवर्नर कौन थे, आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट के टाइम गवर्नर कौन थे, तो स्टैब्लिशमेंट के टाइम गवर्नर थे ओसबॉर्न सिम्थ। एक क्वेश्चन था आरबीआई का नेशनलाइजेशन, आरबीआई की जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था
उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उस समय आरबीआई के गवर्नर थे सी.डी. देशमुख थे, जो पहले भारतीय गवर्नर थे। इन्होंने ही भारत देश के अंदर आरबीआई का क्या कराया था? राष्ट्रीयकरण करवाया था, नेशनलाइजेशन करवाया था। उस समय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। एक नाम ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था, आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आरबीआई का गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और भारत देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ध्यान रखना है, मनमोहन सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ही है वो, जो गवर्नर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और 10 सालों तक भारत देश के प्रधानमंत्री पीएम की पोस्ट पर भी रह चुके हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास और उससे पहले थे उर्जित पटेल और उससे पहले 23 नंबर के थे रघुराम राजन थे। ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद अगर बात करें डिप्टी गवर्नर की, उप गवर्नर की बात करें, डिप्टी गवर्नर ये होते हैं 4। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 4 है, अभी अपॉइंट किए गए हैं काफी। तो एक है बीपी कनुंगो, बीपी कनुंगो, महेश कुमार जैन, महेश कुमार जैन, एम के जैन। 3rd नंबर पर है माइकल पात्रा, माइकल पात्रा। और 4थे नंबर पर है आर राजेश्वर राव, आर राजेश्वर राव। ध्यान रखना है साथियों, ये 4 हमारे क्या है? उप गवर्नर है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर राजेश्वर राव, जिन्हें अभी हाल ही के अंदर वर्तमान में अभी इसी मंथ अक्टूबर के अंदर भारत देश का क्या बनाया गया था? तो आरबीआई का क्या बनाया गया था? उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। उससे पहले ये बने थे माइकल पात्रा भी बने थे, उससे पहले महेश कुमार जैन बने थे और बीपी कानूंगो। तो ध्यान रखना है, डिप्टी गवर्नर की कितने पोस्टें होती है? 4 पोस्टें होती है। बीपी कानूंगो है वर्तमान में, महेश कुमार जैन है, माइकल पात्रा है और आर राजेश्वर राव है। ये नाम आप जरूर याद रखना, आर राजेश्वर राव, जो अभी हाल ही के अंदर आरबीआई के न्यू डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं साथियों। काफी टाइम से ये पोस्ट खाली चल रही थी, अभी बना दिया गया है आर राजेश्वर राव को। इसके बाद मैंने आपको बताया आरबीआई के, एक तो होता है हेड ऑफिस, वो है मुंबई के अंदर। इसके अलावा आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस भी हैं, क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जहां पर काम वगैरह किया जाता है। तो आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन से हैं? क्षेत्रीय कार्यालय, जोनल ऑफिस कौन से हैं? तो ये ध्यान रखना कहां कहां पर है। दिल्ली के अंदर है, मुंबई में है, चेन्नई में है और कलकत्ता में है। आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जोनल ऑफिसर हैं। कहां पर है ये कार्यालय? कार्यालय, ध्यान रखना है कार्यालय, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा। ध्यान रखना है, मुंबई में हेड ऑफिस तो है ही है, वो अलग है जहां हेड ऑफिस है। इसके अलावा एक क्षेत्रीय कार्यालय भी है मुंबई के अंदर, अलग है वो। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कैलकाटा, यहाँ पर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय है। जैसे ब्रांचेस वगैरह कह दो कि आरबीआई के यहाँ पे भी काम चलते हैं, आरबीआई संभालता है यहाँ पर भी काम। आरबीआई के फंक्शन की बात करें साथियों, अब हम बात करेंगे फंक्शन। फंक्शंस मतलब आरबीआई के कार्य। अब आरबीआई इतनी बड़ी संस्था है, देश के लिए काम कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो काम होंगे ना उसके।
कौन कौन से आरबीआई के काम होते हैं? तो बात करते हैं आरबीआई का सबसे पहला काम जो होता है वो होता है सरकार का बैंक व सलाहकार, बैंक ऑफ गवर्नमेंट एंड एडवाइस। सरकार का बैंक है और सरकार को एडवाइस भी करता है। कैसे एडवाइस करता है? फाइनेंशियल एडवाइस करता है ये सरकार को, वित्तीय सलाहकार है सरकार का ये। जिस प्रकार से अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं? बैंकों के पास जाते हैं, है ना, कि हमें बैंक पैसा चाहिए। या हमारे पास अगर पैसा ज्यादा है तो हम कहां पर रखते हैं? बैंकों में रखते हैं। जो हमारे आस पड़ोस में कोई भी पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई बैंक है, वहां पर हम अपना पैसा जमा करवा लेते हैं। और अगर पैसे की जरूरत होती है तो वहां पे जाके बैंक से ले लेते हैं। उसी प्रकार से हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर, हम जैसे कोई प्रॉब्लम में हैं, हमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो हमारे सलाहकार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे गार्जियंस होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो हमें सलाह देते हैं। उसी प्रकार से आरबीआई क्या है? सरकार का बैंक है। अगर कभी सरकार को पैसों की जरूरत पड़ती है, सरकार को अगर कभी ऋण की जरूरत पड़ती है, लोन की जरूरत पड़ती है, तो सरकार किससे लोन लेता है? तो सरकार, गवर्नमेंट जो लोन लेती है वो लेती है आरबीआई से। उसी प्रकार से अगर सरकार के पास पैसा कई बार ज्यादा हो जाता है, सरकार का पैसा कहां पर जमा कराती है सरकार अपना पैसा? गवर्नमेंट। तो आरबीआई में पैसा पैसा जमा करवाती है। तो आता है सरकार को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाता है, सरकार को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट को क्या देता है? लोन प्रोवाइड करवाता है ये, सरकार को ऋण सुविधा देता है। गवर्नमेंट को क्या देता है? लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। आर्थिक स्थिति की जानकारी, इकोनॉमिक की जानकारी देता है। और क्या देता है? सलाह देता है। आर्थिक स्थिति की जानकारी, आर्थिक स्थिति की जानकारी व सलाह देता है। जो भी हमारी देश की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके बारे में सरकार को क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है और एडवाइस करता है, सलाह देता है कि आप इस प्रकार से करो या न करो। देखो, सलाह देने का काम करता है, सलाह देता है ये। मानना या ना मानना वो उस बाद में सरकार की बात है, लेकिन एक एज ए एडवाइजर के तौर पर ये अपनी एडवाइस सरकार को देता जरूर है। आईएमएफ के साथ क्या करता है? प्रतिबंध स्थापित करता है। आपको ध्यान है, भारत के अलावा विश्व के अंदर विश्व की सबसे बड़ी जो संस्था है वो है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज होती हैं, उन कंट्रीज के, उन देशों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो उनके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। वित्त मंत्री जो होते हैं वो उन आईएमएफ के मेंबर्स के क्या होते हैं साथियों? अध्यक्ष होते हैं। और उप सलाहकार या उपाध्यक्ष कह दो या डिप्टी गवर्नर कह दो, वो होते हैं आरबीआई का गवर्नर। बात करते हैं आईएमएफ। आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका हेड ऑफिस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। भारत, आपको सभी को ध्यान है, आईएमएफ का मेंबर भी है। आईएमएफ देश के नहीं विश्व के अंदर आर्थिक सुधारों को मजबूत करने के लिए प्रयास करता है। तो आईएमएफ के अंदर जितने भी देश हैं, जितने भी हैं देश उसके मेंबर हैं, उसके अंदर हर देश के अंदर मेंबर जो होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष, या कहते हैं एक होता है गवर्नर और एक होता है डिप्टी गवर्नर। तो आईएमएफ के अंदर जो देश होते हैं उसमें गवर्नर कौन होता है? गवर्नर होता है उस देश की फाइनेंस मिनिस्टर। जो उस देश की वित्त मंत्री होगा या होगी वही आईएमएफ का क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। या उस देश की तरफ से बात कर रहा हूं मैं, उस देश की तरफ से गवर्नर होते हैं। आईएमएफ के चेयरमैन, अध्यक्ष तो अलग ही है। आईएमएफ के चेयरमैन कौन है? आईएमएफ की चेयरमैन है क्रिस्टीना जॉर्जिया। लेकिन अपने देश की तरफ से वहां पर बात कौन रखती है? उसके गवर्नर होते हैं देश के फाइनेंस मिनिस्टर। और डिप्टी गवर्नर की बात करूं तो डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के गवर्नर।
आरबीआई के गवर्नर, क्योंकि आईएमएफ इकोनॉमिक से रिलेटेड काम करता है, तो कंट्री की इकोनॉमिक के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, जैसे निर्मला सीतारमन है, तो वो आईएमएफ के अंदर भारत की तरफ से क्या करेंगी, भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, भारत की तरफ से क्या लेगी, भाग लेंगी, शामिल होंगी। और डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन भाग लेते हैं, आरबीआई के गवर्नर जो हैं, मतलब शक्तिकांत दास जो हैं, वो क्या लेंगे, उसके अंदर भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी बात को रखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर ये इकोनॉमिक इश्यू चल रहे हैं, ये बातें जो चल रही हैं। तो ध्यान रखना है, आईएमएफ का चेयरमैन अलग चीज है, लेकिन इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करने जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, उनके अंदर भी आपने देखा होगा भारत की तरफ से बहुत से खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं सभी खिलाड़ी, और भी बहुत देशों के खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं, लेकिन सबसे आगे आगे हर एक कंट्री का उसकी टीम के साथ सबसे आगे आगे फ्लैग लेकर चल रहे होते हैं, कि हमारी कंट्री का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, कि हमारी कंट्री है वो आपके देश में गेम खेलने के लिए आ चुकी है। तो होता है ना कि आपने देखा होगा ओपनिंग फ्लैग वीवर, शुरुआती ध्वजवाहक कौन थे, या खेल की जब समाप्ति होती है, एंडिंग होती है, उस समय भी इंडिया का फ्लैग लेकर परेड करते हैं, पूरी चारों तरफ स्टेडियम के चक्कर लगाते हैं, लोगों का उत्साह वर्धक करते हैं, ताकि पता लगता है कि हम आपके देश में खेलने के लिए आए, सम्मान के साथ खेला हमने, यहाँ पर आपने बहुत हमें प्यार दिया, स्नेह दिया, हमारा उत्साह बढ़ाया। उसके बाद हम उन सभी का अभिवादन करने के लिए क्लोजिंग फ्लैग रखते हैं, तो होता है ना। तो इंडिया की तरफ से उसका कौन प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, किसके हाथ में फ्लैग होता है, उस चीज की बात कर रहे हैं यहीं पर, कि इंडिया की तरफ से कौन से गवर्नर कौन होते हैं, इंडिया की तरफ से आईएमएफ के अंदर देश की वित्त मंत्री होती हैं, और डिप्टी गवर्नर की बात करें तो वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर होते हैं, शक्तिकांत दास होते हैं। समझ में आएगा आपको यहाँ पर ये चीज। तो सरकार की तरफ से भारत देश का आईएमएफ के अंदर प्रतिनिधि भी करते हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। तो सरकार का बैंक भी है, और एक क्या है, वित्तीय सलाहकार भी है, कि सरकार को लोन प्रोवाइड करवाता है, सरकार की जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है, पोजीशन है, उसके बारे में, देश की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनके बारे में सरकार को इंफॉर्मेशन देता है और एडवाइस देता है उसके बारे में। और आईएमएफ के अंदर क्या करता है, भारत की ओर से क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, अपने देश को शामिल होने की प्रेरणा देता है, वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आरबीआई का दूसरा काम क्या है, तो आरबीआई का दूसरा काम है बैंकों का बैंक। आरबीआई का दूसरा काम है बैंकों का बैंक। बैंकर ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक, और इसे कहा जाता है बैंकर ऑफ बैंक। हमें अगर पैसों की जरूरत पड़ती है, हम कहां पर जाते हैं, बैंकों के पास। उसी प्रकार से अगर बैंकों को कभी लोन की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो बैंक लोन लेने के लिए किसके पास जाता है, आरबीआई के पास। तो बैंकों को लोन उपलब्ध करवाता है, बैंक को लोन उपलब्ध करवाता है। ध्यान रखना है, बैंकों को लोन की जरूरत पड़ती है तो कौन देता है, आरबीआई देता है। नेक्स्ट अगर बात करें, आरबीआई का मोस्ट इंपोर्टेंट जो काम आता है, नोट छापना, करेंसी इशू करना। आरबीआई को नेक्स्ट वर्क आता है, वो आता है करेंसी इशू करना, नोट छापना। नोट छापना, प्रिंट करेंसी या करेंसी जारी करना, नोटों को जारी करना, मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है साथियों, तो मुद्रा जारी करने का अधिकार है आरबीआई के पास है। नोट प्रिंट करना या करेंसी जारी करना एक ही बात है। छापने के पावर भी आरबीआई के पास है, उसे मार्केट में फैलाने की पावर भी किसके पास है, आरबीआई के पास ही है। ये आरबीआई का मोनोपोली है। क्या और कोई नोट प्रिंट कर सकता है, अगर 1 रुपए का नोट छोड़ दे तो? 1 रुपए का नोट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रिंट करता है। इसके अलावा जितनी भी करेंसी प्रिंट होती है उसके पास आरबीआई की ही मोनोपोली है, एकाधिकार है आरबीआई के पास ही। मोनोपोली मार्केट कौन सी होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक ही क्या हो, खरीदने वाला, एक ही सॉरी बेचने वाला हो, एक के पास ही क्या हो, सारे अधिकार हो।
और खरीदने वाले क्या हों, बहुत सारे हों। पढ़ेंगे हम इसके बारे में मार्केट के अंदर कि मोनोपोली मार्केट कौन सी होती है, ओलिगोपोली मार्केट कौन सी होती है, कैसे ये काम करते हैं, पढ़ेंगे इसके अंदर। तो नोट छापना ये सिर्फ आरबीआई के पास ही पावर है। क्या और कोई दुकान, शॉप, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नोट प्रिंट कर सकता है? नहीं, ये पावर सिर्फ आरबीआई के पास ही है, ध्यान रखना। बात करें आरबीआई कौन से एक्ट के तहत नोट छापता है, तो आरबीआई एक्ट, आपको बताया था मैंने, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई के पास, ध्यान रखना, पावर है। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई के पास क्या है साथियों? पावर है, अधिकार है नोट छापने के, करेंसी इशू करने के। आरबीआई के पास कौन से अधिकार है, कितने अधिकार है कि आरबीआई एक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग आरबीआई 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की करेंसी मुद्रा प्रिंट कर सकता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन, आरबीआई मिनिमम 2 रुपए से लेकर और 10,000 रुपए तक की करेंसी प्रिंट कर सकता है। यह आरबीआई के पास इतनी पावर है, ध्यान रखते हैं साथियों। लेकिन वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो आरबीआई 2 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक की करेंसी प्रिंट कर चुका है। देखा होगा आपने, वर्तमान के अंदर प्रेजेंट में मैक्सिमम जो करेंसी चल रही है वो चल रही है 2,000 रुपए की करेंसी मैक्सिमम चल रही है। लेकिन आरबीआई 10,000 रुपए तक का एक नोट प्रिंट कर सकता है, उसके पास पावर है, अथॉरिटी है उसके पास। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई करेंसी प्रिंट कर सकता है, इतनी उसके पास पावर है। आरबीआई कौन सी सिस्टम के तहत करेंसी प्रिंट करता है? तो है न्यूनतम मुद्रा प्रणाली या न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्वेश्चन आता है आरबीआई किसके अकॉर्डिंग नोट प्रिंट कर सकता है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, इसे कहा जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसे शॉर्ट में हम कहते हैं MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS। इसी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को काम में लिया जाता है मिनिमम करेंसी प्रिंट करने के लिए, कि आरबीआई इतना पैसा प्रिंट कर सकता है, इसके लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम प्रणाली को अपनाया जाता है। और ये न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो इसे 1956 में क्या किया गया था? अपनाया गया था। ध्यान रखना है, इसे अपनाया गया था 1956 के अंदर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम प्रणाली को अपनाया गया था 1956 के अंदर। इसी अकॉर्डिंग आरबीआई करेंसी प्रिंट करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर नोट? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसके अंदर मिनिमम कितना रिजर्व रखना होता है? तो मिनिमम आरबीआई को इसके अंदर रखना होता है 200 करोड़ रुपीस। 200 करोड़ रुपीस आरबीआई को मिनिमम रिजर्व रखना होता है। और ये भी 200 करोड़ जो है, रुपीस ना लिखकर यहाँ पे 200 लिख दीजिए, 200 करोड़ है। इसमें ये 200 करोड़ कैसे होना चाहिए? तो 150 करोड़ होने चाहिए गोल्ड के अंदर, 115 करोड़ होना चाहिए गोल्ड के रूप में, सोने के रूप के अंदर। और 85 करोड़ रुपीस होनी चाहिए विदेशी मुद्रा के अंदर, विदेशी मुद्रा मतलब वर्ल्ड करेंसी की फॉर्म में होनी चाहिए, विदेशी मुद्रा के अंदर, फॉरेन की मुद्रा में होनी चाहिए, लाइक जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, दिनार, शिलोंग, रूबल, फ्रैंक, रैंड, अलग दूसरी कंट्रीज मतलब वर्ल्ड करेंसी विदेशी मुद्रा के रूप में होने चाहिए
85 करोड़ रुपीस और 115 करोड़ जो होने चाहिए वो गोल्ड के रूप में होने चाहिए। तो आरबीआई के मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कितना मिनिमम होना चाहिए? 200 करोड़ रुपए तो आरबीआई के पास मिनिमम रिजर्व होना ही चाहिए। और फॉर्मेट ध्यान रखना, 200 करोड़ के अंदर भी 115 करोड़ होना चाहिए गोल्ड के रूप में, सोने के रूप के अंदर, और 85 करोड़ रुपए जो बच गए वो होने चाहिए विदेशी मुद्रा के अंदर होने चाहिए। उसके बाद ही आरबीआई अपने अकॉर्डिंग करेंसी प्रिंट कर सकता है, ध्यान रखना ये चीज भी। करेंसी की बात करें तो सबसे पहले बात आती है करेंसी आरबीआई 2 रुपए से लेकर और 2000 रुपए तक की करेंसी प्रिंट कर सकता है। ये आपको अभी बताया, मिनिमम आरबीआई 2 रुपए का और मैक्सिमम 2000 रुपए तक की करेंसी प्रिंट कर सकता है। 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए नोट ये जो प्रिंट हैं, इन्हें मुद्रा कौन करता है, इन्हें छपाता कौन है, इनकी मुद्रण कौन करता है? तो ये करता है आरबीआई। इन्हें प्रिंट करवाती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करवाती है? इसे प्रिंट करवाती है। बात करें इन नोटों पर सिग्नेचर की, सिग्नेचर, हस्ताक्षर की बात करें तो सिग्नेचर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जो भी एट प्रेजेंट आरबीआई का गवर्नर होगा या होगी उसी के हस्ताक्षर होते हैं 2 रुपए से लेकर और 10,000 रुपए तक के नोटों पर। बात करें अगर इसके बाद 1 रुपए का जो नोट बच गया उसको प्रिंट करती है, 1 रुपए का नोट और क्वाइन दोनों ही बात कर लें, क्वाइंस जितने भी हैं, सिक्के होते हैं जो हमारे 1 रुपए का 2 रुपए का, इन्हें प्रिंट कौन करती है? इन्हें प्रिंट करती है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त मंत्रालय ने क्या करती है? प्रिंट करती है। अब सिक्कों पर तो सिग्नेचर होते नहीं है, ध्यान होगा आपको, साइन तो होते नहीं उन पे। 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर किसके होते हैं साथियों? वो होते हैं वित्त सचिव के, वित्त सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी के क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं। जो भी एट प्रेजेंट भारत देश के अंदर वित्त सचिव हैं उनके ही क्या होंगे? 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर होते हैं। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, वित्त सचिव कौन है। इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? वित्त सचिव। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। लेकिन वित्त सचिव कौन है? जिनके 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर होते हैं। ध्यान रखने की चीज। करेंसी की अगर बात करें तो आपको सभी को ध्यान होगा भारत देश के अंदर करेंसी प्रिंट करती है आरबीआई, सही है। आरबीआई अगर करेंसी प्रिंट करती है तो जो करेंसी है आरबीआई प्रिंट कर रही है उस करेंसी में आरबीआई का लोगो क्या है? आरबीआई का लोगो क्या है? लोगो होता है, समझते आप, जैसे हर एक कंपनी होती है, इंस्टीट्यूट होता है, कोई भी सेंटर होता है, उसका अपना एक लोगो होता है, सिंबल होता है जिसे कहते हैं हम, देखा होगा आपने। उसी प्रकार से आरबीआई का लोगो क्या है? आरबीआई का लोगो है पाम ट्री एंड टाइगर। पाम ट्री एंड टाइगर, ये आरबीआई का क्या है? लोगो है। पाम ट्री का मतलब होता है ताड़ का वृक्ष है, ये ताड़ का वृक्ष, और टाइगर मतलब होता है बाघ। ये लोगो है, देखना आप, अगर आपने लोगो देखा हो, आरबीआई का लोगो पाम ट्री एंड टाइगर होता है, ताड़ का वृक्ष और बाघ जो होता है इसका लोगो होता है। करेंसी प्रिंट करते हैं तो आरबीआई के मुद्रा के अंदर, भारतीय मुद्रा के अंदर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, कितनी लैंग्वेजेस लिखी होती हैं?
एक इंडियन करेंसी में कितनी भाषाएं होती हैं? तो वो होती हैं 15 + 2, 17 भाषाएं होती है। ध्यान रखना साथियों, अगर आप इंडियन करेंसी देखोगे उसके बैक साइड में आपको 15 अलग अलग भाषाओं में उस नोट के मुद्रा के बारे में लिखा होगा, और उसमें हिंदी इंग्लिश नहीं है। अगर हम हिंदी और इंग्लिश को जोड़ दें, दो भाषाएं और, तो कितनी हो गई? 17। तो टोटल 17 भाषाएं लिखी होती है एक इंडियन करेंसी में, लैंग्वेज के अंदर। क्लियर है यहां तक आपको सभी को? एक क्वेश्चन आता है कि जैसे महात्मा गांधी जो थे, भारत देश के राष्ट्रपिता जो थे, जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई थी, महात्मा गांधी की फोटो नोटों पर सबसे पहले कब आई? महात्मा गांधी के नोटों की सीरीज की शुरुआत भारत देश में कौन से वर्ष से की गई? पहले नोटों पर आता था अशोक स्तंभ, देखा होगा, जो हमारा भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक स्तंभ की फोटो आती थी, लेकिन उसे अब हटाकर साइड में कर दिया गया है। यहां पर पहले अशोक स्तंभ की फोटो आती है, देखा होगा आपने, लेकिन अब इसे उठाकर यहां रख दिया गया। तो यहां पर अब फोटो आ रही है किसकी? महात्मा गांधी जी की। देखा होगा आप सभी ने, हंसते हुए महात्मा गांधी आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी की जो फोटो है वो नोटों पर सबसे पहले कब आई? तो महात्मा गांधी की फोटो नोटों पर सबसे पहले 1996 के अंदर क्या की गई थी? जारी की गई थी। मतलब महात्मा गांधी नोटों की सीरीज भारत देश के अंदर कौन से वर्ष से शुरू की गई थी? तो 1996 के अंदर शुरू की गई थी महात्मा गांधी की फोटो। ध्यान रखना है आपको, ये चीज भी एग्जाम में काफी बार पूछी गई है।